वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों की बुक का नाम है भाई अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। इस सब्जेक्ट का भाई ऑलरेडी मैं जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है इसमें आप लोगों के 2 चैप्टर हैं और इसका जो पहला चैप्टर है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसकी वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर का। आज इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो भाई अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर वाली, प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये सेकंड चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। बाकी भाई आप सिलेबस देख सकते हो आप लोगों की, इसमें भाई टोटल 3 यूनिट है और 3 यूनिट के अंदर टोटल आप लोगों के 8 चैप्टर जो हैं दिए गए हैं। और भाई इस सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुके हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, तो उनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह लेने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है नोट्स ले सकते हैं। चलिए भाई अब यहाँ पे भाई आप लोगों के अगर किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग डाउट आए या इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट हो आप लोगों के, तो आप लोगों की स्क्रीन पे भाई मेरा यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके इंस्टाग्राम पे अपने जो है डाउट्स क्लियर अप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई आप लोगों के चैप्टर के नाम से। ये है आप लोगों की यूनिट का नाम वैश्वीकरण और ये है आप लोगों के चैप्टर 2 का नाम। तो आप लोगों के चैप्टर 2 का नाम है भाई आयाम, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक। अब इन सारी चीज़ों को भाई समझने से पहले मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि भाई आप लोगों का वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, विशेषता क्या है। इस बहुत सारी बातें जो है पढ़ाई गई हैं जो इस चैप्टर के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में भाई हम पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण के आयाम। अब आयाम का मतलब क्या होता है, मैं इन सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो आयाम का मतलब होता है भाई प्रभाव, कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं दुनिया पर या दुनिया के बाकी जितने भी देश हैं उन सब पर क्या प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के। कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। आप लोगों को पता ही हो कुछ भी चीज़ हो उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं और पॉजिटिव दोनों ही पड़ते हैं। तो आज हम भाई इस चैप्टर में 4 टाइप के जो है वैश्वीकरण के परिणाम देखेंगे। कौन कौन से? आर्थिक परिणाम देखेंगे, राजनीतिक परिणाम देखेंगे, तकनीकी परिणाम देखेंगे और सांस्कृतिक परिणाम देखेंगे। इससे भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने फर्स्ट परिणाम की तरफ। पहला जो परिणाम है या पहला आयाम आप बोल सकते हो, तो वो हम पढ़ने वाले हैं भाई अपना राजनीतिक आयाम। मैं यहाँ पे भाई आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा। देखो भाई अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे सिंपली कि वैश्वीकरण का भाई देशों की जो राजनीति होती है ना, चाहे कोई भी देश हो, हम मोस्टली भाई भारत का एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि हम भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम भाई वही चीज़ देखेंगे कि देशों की राजनीति पर भाई वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। और एक चीज़ और समझा दूं भाई, यहाँ पे नेगेटिव्स और पॉजिटिव पॉइंट्स अलग अलग मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सब मिक्सअप कर रखे हैं मैंने, तो आप वो सारे जो है देखते हुए चले जाइएगा। इसमें आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और पेपर में भी भाई आप लोगों से सिंपली ये पूछेंगे कि भाई वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम बताओ, तो आप लोगों को भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखने होते हैं। फिर चाहे भाई आप मिक्सअप करके लिखो या अलग अलग लिखो, कोई मैटर नहीं करता। चलिए भाई देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा राज्य की शक्तियों का कम होना। तो भाई वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो राज्य है, राज्य का मतलब भाई यहाँ पे सरकार से है। ये पॉलिटिकल साइंस की भाई हिडन लैंग्वेज में है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा राज्य का मतलब कहाँ पे स्टेट है और कहाँ पे सरकार है। तो यहाँ पे भाई राज्य का मतलब सरकार से है। तो वैश्वीकरण से भाई क्या हुआ है, जो देश होते हैं ना हमारे, चाहे वो कोई भी देश हो, हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो भारत की सरकार है भाई वो खुलकर जो है फैसले नहीं ले पाती है अपना, उसकी जो शक्ति है वो कम हो गई। आप खुल के कैसे नहीं ले सकती, क्योंकि भाई बाहर की कंट्रियों का भी प्रेशर होता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं बाहर के देशों से उनका भी प्रेशर होता है। इस वजह से अब भाई जो गवर्नमेंट है वो खुल के फैसले अपने नहीं ले सकती है। और साथ ही साथ भाई जो गवर्नमेंट है हमारी वो सिर्फ कुछ ही कार्यों तक सीमित रह गई। पहले क्या होता था, सरकार बहुत सारे काम करती थी, बहुत सारे जन कल्याण से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम जो है करती थी, लेकिन आज के टाइम पे सरकार कुछ लिमिटेड काम ही कर पाती है। जैसे कि भाई आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कानून व्यवस्था बनाना और साथ ही साथ सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हैं सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित रह गई है सरकार। तो इट मीन्स भाई आप लोगों का पहला पॉइंट क्या बताता है कि वैश्वीकरण के आने से भाई राज्य की यानी कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो कम हुई है। चलिए भाई पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में भाई ये बोला गया है राज्य की प्रधानता बरकरार। अब भाई जो फर्स्ट पॉइंट में कुछ लोगों ने क्या कहा था कि राज्य की शक्ति कम हुई है, जबकि
दूसरे पॉइंट में भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ विचारक, कुछ पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो कम नहीं हुई है, उल्टा ज़्यादा बढ़ी है और राज्य को जो है वैश्वीकरण से कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं मिली, ऐसा कह रहे हैं भाई दूसरे पॉइंट में। अब आप बोलोगे सर ये आप दो दो बातें क्यों कर रहे हो, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि भाई राज्य की शक्ति कम हुई है और एक तरफ आप बोल रहे हो राज्य की शक्ति बढ़ी है। तो भाई हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, इस वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य की शक्तियां कम हुई है और कुछ विचारों का मानना है कि राज्य की शक्तियां ज्यादा हुई है वैश्वीकरण के आने से। तो इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं है, आप बस पॉइंट जो है एज इट इज याद रख कीजिए। अब ये जो भाई ये वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई राज्य की शक्ति जो है वो बढ़ गई है वैश्वीकरण के आने से, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के से क्या हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है और इस चीज से क्या हुआ है भाई, जो सरकार है, राज्य है, वो अपने नागरिकों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंडों में जुटा लेता है भाई, सेकंडों में पता लगा लेते हैं। फिर उस हिसाब से क्या करती है सरकार, कारगर ढंग से जो है काम कर पाती है, यानी कि अच्छे ढंग से जो है काम कर पाती है। तो एक तरीके से भाई देखा जाए तो राज्य की शक्ति भी बढ़ी है और एक तरीके से देखा जाए तो कम भी है। तो अलग अलग विचार है, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि इसमें पॉजिटिव भी पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों को, नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने भाई थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है भाई हमारा महिलाओं की स्थिति का सुधरना। अब भाई वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो राजनीति आज के टाइम पे आप देखते हो, वैश्वीकरण के आने से पहले भाई राजनीति में महिलाओं का तो आप लोगों को नाम तक नहीं पता होगा और यहाँ तक कि महिलाओं को भाई बहुत सारे देशों में वोट देने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि भारत में भी अधिकार नहीं था। और जब भारत में भाई पहले चुनाव हुए और भारत ने भाई महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया तो पूरी दुनिया ने भाई, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों ने बुराई करी और ये कहा कि भाई भारत जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया, भारत तबाह हो जाएगा, ऐसे कर करके भाई बहुत सारी बुराइयां करी। लेकिन आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि भाई महिलाएं जो हैं वो कितना बड़ा योगदान दे रही हैं भाई हमारी राजनीति में। आज के टाइम पे आप देखोगे ना सिर्फ राजनीति में बल्कि और भी सेक्टरों में भाई महिलाओं की जो है भागीदारी बढ़ी है बहुत ज्यादा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब भाई आप लोगों का वैश्वीकरण से हुआ है। अब वो कैसे? क्योंकि भाई आप देखोगे जो बहुत सी बुराइयां थी, रूढ़िवादी बातें चलती थी, यानी कि बेतुके की बातें चलती थी महिलाओं के बारे में पहले कि भाई महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, ये सारी रूढ़िवादी बातें हुआ करती थी। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, ये सारी बातें खत्म होती चली गई और धीरे धीरे महिलाएं जो हैं वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाने लग गई, यानी कि महिलाओं को भी अब क्या हो गया, उनकी स्थिति सुधर गई। चलिए भाई अब पढ़ते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भाई मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी कि जो विश्व लेवल की बड़ी बड़ी भाई आप कह सकते हो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने WTO का भाई नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है भाई, ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो व्यापार वगैरह होता है उसको सारा देख रेख कंट्रोल जो है वो सारा ये करता है। इसी तरीके से भाई आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है भाई, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड काम जो है सारे उनको कंट्रोल करता है। ऐसी भाई हर कामों के लिए हर सेक्टर में अलग अलग जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो बाहर के देशों की जो कंपनियां आती हैं देशों के अंदर, तो वो सारी कंपनियां क्या कर रही हैं आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गई हैं। अब वो कैसे भाई, ये चीज़ मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि जो सरकार है, सरकार को भाई इनकी सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर से व्यापार करने आई हैं, अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो ये वापस चले जाएंगी और जो भारत को जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहा है या उस सरकार को जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहा है उनसे, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भाई सरकारों को भी इनकी बात माननी पड़ती है, इनकी सुननी पड़ती है। तो इस तरीके से भाई ये जो है राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट भाई मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आप लोगों को। आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत छोटी छोटी बातें लिख रखी है सर ने, तो क्या पेपर में इतना लिखना पड़ेगा? तो नहीं भाई, पेपर में आप थोड़ा और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, इन्हीं चीज़ों को और बढ़ा के लिख सकते हो। मैंने जस्ट छोटा इसलिए लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी रहे, और जब आप एक बार चीज़ समझ जाओगे तो आप इसे एक्सटेंड करके तो खुद ही लिख सकते हो। जब आप लोगों को समझ में आ ही गया तो इसके अंदर की 2-4 बातें और बढ़ा के आप लिख सकते हो। तो बात करते हैं भाई अपने फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा नीतियों का कुशलता से लागू ना होना। अब भाई वैश्वीकरण से क्या हुआ है
जो नीतियाँ होती है ना, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, यानी कि प्लानिंग जो करती है सरकार। फॉर एग्जाम्पल भाई सरकार ने प्लान करा है कि भाई इस जगह पे भाई यहाँ पे कोई बांध बनाना है नदी के ऊपर, ये चीज प्लान करी है सरकार ने। तो वैश्वीकरण के कारण भाई क्या हुआ है, सरकार जो है अपनी नीतियाँ कुशलता से यानी कि अच्छे से लागू नहीं कर पाती। क्यों, ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया है, क्योंकि भाई इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह हस्तक्षेप करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वगैरह हस्तक्षेप करती हैं, हाथ अड़ाती हैं, टांग अड़ाती हैं अपनी। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, राज्य ने अब क्या करा है, जो जन कल्याण के कार्य हुआ करते थे, जन कल्याण के कार्य यानी कि आम जनता के जो भलाई के लिए जो काम हुआ करते थे, वो पहले आपने नोटिस करा होगा कि भाई भारत सरकार में पहले की सरकारें जो थी वो बहुत करती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो है ये कम होने लगा। सरकार जो है ये जनता की भलाई के कार्य जो है बहुत ही कम करने लगी है। अब वो क्यों, क्योंकि भाई ये जो विदेशी कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भाई इन्हीं पर डिपेंड होना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के लिए भी, और इनके डिसीजन भी भाई सुनने पड़ते हैं, इनकी मनमानी जो है वो माननी पड़ती है गवर्नमेंट को भी, क्योंकि मैंने बताया ऊपर से प्रेशर होता है, क्योंकि इनकम भी आ रही होती है, देश की जीडीपी वगैरह इनकी वजह से चल रही होती है, देश में काम धंधा वगैरह जो है बहुत सी चीज़ें इन्हीं से ही कनेक्ट होती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी सुननी पड़ती है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। बात करते हैं भाई अपने 6 पॉइंट के। 6 पॉइंट है भाई हमारा आर्थिक गतिविधि में राज्य का कम नियंत्रण होना। तो भाई वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो राज्य है ना, हमारी सरकार जो है, सरकार का भाई आर्थिक गतिविधियों में यानी कि काम धंधे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, काम धंधे जितने भी होते हैं, उनमें कंट्रोलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है सरकार का। आपने नोटिस करा होगा जब भाई भारत में प्राइवेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, यानी कि निजीकरण जैसी कोई भी नहीं चीज़ थी, प्राइवेट नाम की चीज़ हुआ ही नहीं करती थी भाई पहले भारत में। सब कुछ जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ गवर्नमेंट थी, चाहे हॉस्पिटल से लेके कितनी भी कंपनी वंपनी सब कुछ ले लो, हर चीज़ गवर्नमेंट थी, कोई प्राइवेट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब भारत ने भाई हमारा 1991 में प्राइवेटाइजेशन को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया, साथ ही साथ उदारवादीकरण को भी अपनाया, तो तब से लेके भाई धीरे धीरे जो है सरकार का जो है जितने भी काम धंधे होते हैं उन पे कंट्रोल कम होता चला गया। वो कम इस वजह से ही हो गया क्योंकि भाई चीजें जो है प्राइवेट होने लगी हैं। प्राइवेट में गवर्नमेंट की कौन सुनेगा। साथ ही साथ जो भाई मार्केट वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, और जो जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट हैं, बाजार हैं, इन सब में भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, साथ ही साथ भाई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने WTO बताया था, ये WTO जैसी कोई चीज पहले हुआ ही नहीं करती थी। अब ये भी जो है मार्केटों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है और मार्केट में देखते हैं कि भाई कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से रूल होने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये हर देश में होता है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट है भाई हमारा सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान। अब भाई ये तो आप लोगों को पता होगा कि वैश्वीकरण जब से आया है भाई तो सभी देशों में टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से आ गई है। पहले के टाइम पे हम भारत को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन जब से 1991 में भाई भारत ने LPG अपनाया है, यानी कि भारत ने भाई वैश्वीकरण अपनाया है, उदारीकरण अपनाया है और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को अपनाया है, तब से भाई भारत में भी जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। क्यों? क्योंकि भारत भाई तब से व्यापार करने लग गया बाहर के देशों के साथ, तो बाहर से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, कुछ चीज़ें हमें बाहर से भी सीखने को मिली, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी बहुत तरीके की आ गई। अब टेक्नोलॉजी आई तो धीरे धीरे क्या हुआ भाई, सूचना का तेजी से आदान प्रदान होने लग गया, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक देश से दूसरे देश में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से आने जाने लग गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो आम नागरिक है ना, उनका जीवन बहुत ज़्यादा सहज हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो ये एक भाई पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखना। बढ़ते हैं भाई 8 पॉइंट की ओर। 8 पॉइंट है भाई हमारा जन कल्याण की नीतियों प्रभावित होना। अब भाई ये इससे रिलेटेड एक पॉइंट अभी ऊपर भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जो राज्य है अब वो जन कल्याण यानी कि जनता की भलाई के काम के लिए भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियों पर डिपेंड होना पड़ रहा सरकार को इन चीज़ों के लिए। साथ ही साथ भाई कुछ बड़ी बड़ी अब संस्थाएं ऐसी आ गई, फॉर एग्जांपल भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या देखती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये पूरी दुनिया में भाई जो हेल्थ से रिलेटेड काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है, उनके लिए नियम वगैरह बनाती है। तो इन सारी चीज़ों से भाई क्या हुआ है, जो सरकार के जो जन कल्याण के काम होते थे, जनता की भलाई के लिए जो काम होते थे, वो सारे प्रभावित हुए हैं। और इस चीज़ से भाई क्या हुआ है, जो गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, उनका देखा जाए तो एक तरीके से नुकसान ही हुआ है, क्योंकि भाई पहले जो है सरकार बहुत तरीके की भाई जो सुविधाएं हैं प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट आयाम की तरफ, या नेक्स्ट आप प्रभाव कह सकते हो, वो है हमारा आर्थिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण के अब आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूँगा भाई, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, जो SOL के स्टूडेंट्स होंगे वो ये बोलेंगे कि सर ये जो
टॉपिक्स हैं ये बुक की हेडिंग से मैच नहीं हो रहे हैं। तो भाई आप लोगों की बुक्स की हेडिंग में बातें यही बोली गई हैं, बस उसे घुमा फिरा के इधर उधर ऊट पटांग बातें लिख लिख के भाई बोली गई हैं एसक्यूएल की बुक्स में, और हेडिंग भी भाई ऊट पटांग तरीके से लिखी गई है। दैट्स वाई मैंने ये हेडिंग्स और जो एसक्यूएल की बुक्स थी उसको कम फॉलो करा, और ये जो कंटेंट है ये मोस्टली भाई अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ भाई और बुक्स की मदद से और गूगल वगैरह की हेल्प से जो है मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करा है। आप टेंशन मत लीजिए भाई, पेपर में आप लोगों को सीधे भाई इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछेगा। बुक की हेडिंग से आप लोगों को कोई लेन देना नहीं है, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये जो आपने राजनीतिक आयाम के भाई पॉइंट्स हैं आप लोगों ने 8 ही पॉइंट बताए हैं, तो क्या इतने इनफ है पेपर की दृष्टि से? तो भाई पेपर की दृष्टि से 8 पॉइंट आप लोगों के लिए इनफ है। बाकी जो आर्थिक आयाम है और भी आप नीचे पढ़ोगे उनमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बताए हैं, बाकी 8 इनफ होते हैं। अब ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया पेपर में सिर्फ इतना ही लिख के नहीं आना है। आप लोग एक बार समझ गए तो इसमें 2-4 लाइनें जो है और बढ़ा के ऐड कर सकते हो, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड कर सकते हो इन्हें बढ़ाने के लिए। तो ये 8 पॉइंट जो हैं भाई इनफ होते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 से 5 पेज ही भरना होता है, इससे ज़्यादा नहीं भरना, और इतने में आप लोगों का काम ईजिली हो जाएगा। चलिए भाई अब देखते हैं अपने आर्थिक आयाम यानी कि आर्थिक परिणाम वैश्वीकरण के। तो भाई इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा व्यापार में वृद्धि। अब पहले भाई मैं आप लोगों को आर्थिक वर्ड का मतलब बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को भाई कॉमनली पता भी होगा आर्थिक वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई आर्थिक शब्द का मतलब ही होता है पैसों से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड। तो यानी कि भाई अर्थव्यवस्था पे, पैसों की व्यवस्था पे और काम धंधे पे क्या इफेक्ट पड़ा है वैश्वीकरण का, वो सब पढ़ने वाले हैं हम इस हेडिंग के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही है भाई व्यापार में वृद्धि। अब क्या होता था भाई, जब वैश्वीकरण नहीं था पूरी दुनिया में या भारत में जब वैश्वीकरण नहीं था तो काम धंधा जो है वो बहुत ही कम हुआ करता था, कुछ लिमिटेड वर्क थे। फॉर एग्जांपल भारत में ने भाई 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया है, उससे पहले भाई भारत में लिमिटेड काम ही होते थे। लिमिटेड काम कैसे भाई, मोस्टली लोग जो हैं आप लोगों के खेती बाड़ी में लगे होते थे या पशुपालन में लगे होते थे या छोटी मोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी बस, और कोई काम धंधे जो है वो देश में नहीं हुआ करते थे, बहुत ही रेयर ही थे और बहुत ही कम लोग उसमें घुसना पसंद करते थे। लेकिन जब से भाई वैश्वीकरण आया देश में और आज के टाइम पे तो भाई आप लोग जानते ही हो काम धंधा, भाई काम धंधे में भी इतनी वैरायटी हो गई, इतना काम धंधा बढ़ गया है, इतने टाइप के ऑप्शंस आ गए हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज में भाई वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, हर किसी देश में जो है व्यापार में वृद्धि हुई है, काम धंधे में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ और क्या हुआ है भाई, जो औद्योगिक लोग होते हैं ना, यानी कि जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, उनके पास पैसे होते हैं भाई, तो वो अपनी पूंजी को निवेश कर सकते हैं। निवेश मतलब खर्च करना। कहाँ पे खर्च कर सकते हैं भाई, और काम धंधों में खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लो उनकी कंट्री में काम धंधा नहीं चल रहा बढ़िया, तो वो दूसरी कंट्री में जाके पैसे लगा के वहाँ पे काम धंधा बढ़िया स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा भाई भारत के अंदर भी बाहर के लोग आके काम करते हैं और भारत के भी भाई बाहर जाके जो है काम धंधा स्टार्ट करते हैं। चलो भाई बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट है भाई हमारा व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग। और क्या हुआ है भाई वैश्वीकरण से, आप लोगों को पता ही होगा, जो इंटरनेट है भाई वैश्वीकरण से पहले ये इंटरनेट जो है नहीं हुआ करता था, होता भी तब बहुत ही एसेंशियल यूज के लिए होता था, बहुत ही जरूरी कामों के लिए होता था, पहले तो था ही नहीं। और जब धीरे धीरे करके आया तो वो भी लिमिटेड कामों के लिए ही यूज करते थे और लिमिटेड लोग ही इंटरनेट का यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे भाई वैश्वीकरण ने तरक्की करी, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता चला गया, इसी तरीके से भाई धीरे धीरे जो है ना सिर्फ व्यापार में और भी मोस्टली सारे कामों में ही आजकल आप देखोगे तो इंटरनेट का प्रयोग जो है वो होने लग गया है। अब इंटरनेट से भाई बेनिफिट क्या हुआ, इंटरनेट से काम धंधों में जो है तेजी आ गई। जो पूंजी है वो 1 मिनट में इधर से उधर हो जाएगी। आपने देखा होगा भाई यूपीआई वगैरह के थ्रू 1 मिनट में 1 सेकंड में इधर से उधर जो है आप पैसे भेज सकते हो, पूंजी जो है भेज सकते हो। और सिर्फ पैसों में ही लेन देना अच्छा नहीं हुआ, बल्कि काम धंधे जो है इंटरनेट के माध्यम से वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गए और वो भी बहुत ज़्यादा जो है तेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई काम करना ही नहीं आ रहा, आप यूट्यूब सर्च कर लो भाई, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तुरंत यूट्यूब सर्च कर लो, आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट ही थे और ये सब किस वजह से हुआ है, ये सब वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने
थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है हमारा भाई पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। अभी भाई मैंने आप लोगों को बताया वैश्वीकरण में इंटरनेट के आने से क्या हुआ, आप 1 मिनट में पैसे इधर से उधर भेज सकते हो यूपीआई वगैरह ऐप के थ्रू। और इनकेस मान लो भाई अगर आप ऑफलाइन भी पैसे भेजना चाहते हो तो वो भी भाई पहले के मुकाबले आप देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा है, उसे भी आप इजिली जो है भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जो पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे प्रतिबंध हुआ करते थे। यानी कि आप लोगों को एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है या कुछ सामान भेजना है तो बहुत सारी बाधाएं आती थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आते थे, प्रतिबंध होते थे, या तो फिर आपकी देश की तरफ से होते थे या उनकी देश की तरफ से होते थे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से ये सब चीजें जो है धीरे धीरे कम होने लग गई हैं, खत्म सी होने लग गई हैं। तो इस वजह से ना सिर्फ पूंजी का और भी जितनी भी चीजें हैं उन सब का प्रवाह में वृद्धि हुई है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में आने जाने में अब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, पहले बहुत कम आना जाना हुआ करता था। और क्या हुआ है भाई, आपने देखा होगा जो पहले क्या हुआ करता था भारत में, आप भारत का एग्जांपल ले लो। भारत में क्या होता था, बाहर की कंपनियां पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन भारत ने भाई जब से 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया तो बहुत सारी बाहर की कंपनियां जो है भारत में आके काम करने लग गई। यहाँ तक कि भारत के लोग भी जा जाके जो है बाहर काम करते हैं। तो वैश्वीकरण से यही एक फ़ायदा हुआ है देशों को कि जो अमीर देश के जो लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं या अमीर देश होते हैं, वहाँ के क्या करते हैं लोग अपने पैसों को भाई उन जगहों पे लगाते हैं, विकासशील जगह जो होती है। फॉर एग्जांपल भारत विकासशील देश है तो उन जगहों पे जाके लगाते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई उन्हें वहाँ पे क्या है, सस्ती पड़ती हैं सारी चीज़ें। वहाँ पे उन्हें भाई लेबर वगैरह जो है वो सस्ते पड़ जाएंगी, कच्चा माल है वो भी सस्ता पड़ जाएगा और जो जगह है वो भी सस्ता पड़ जाएगा। इस वजह से जो है क्या करते हैं, पैसा अपना दूसरी कंट्री में लगाते हैं जो उनसे कम डेवलप है। और इससे सिर्फ भाई अमीर लोगों को ही बेनिफिट नहीं है बल्कि उस देश को भी बेनिफिट है जहाँ पे ये लोग आके लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पे भाई काम धंधा बढ़ेगा, वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों को भाई विकास बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो है भाई पॉजिटिव भी है इनका और कुछ चीजें नेगेटिव भी है। बढ़ते हैं भाई फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण से क्या हुआ है भाई, आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक तरीके से देखे तो कम भी हुई है और एक तरीके से देखो तो भाई बड़ी भी है। फिलहाल यहाँ बड़ी की बात कर लेते हैं और कम वाला भी आप लोगों को इसी पॉइंट में समझा दूंगा। तो भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। वैश्वीकरण जब नहीं था भारत में तो क्या हुआ करता था, जो काम धंधा वगैरह जितना भी हुआ करता था पहले तो छोटे मोटे ही काम धंधे थे। और जब भारत ने भाई वैश्वीकरण अपना लिया तो हमें क्या करना पड़ता था, बाहर से बहुत ज्यादा व्यापार करने लग गए। हम बाहर से जो है चीजें मंगाने लग गए, यानी कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, अपने ऊपर निर्भर नहीं थे, बाहर से चीजें मंगाने लग गए थे। अब बाहर से चीजें मंगा तो रहे थे, साथ साथ भाई हमने बाहर से टेक्नोलॉजी भी तो मंगा पाए। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाहर से मंगा ली हमने, जिस वजह से भाई हमने उसमें और ताम झाम करके उससे और अच्छी टेक्नोलॉजी बना ली। ऐसी कर करके जो है हमने खूब तरक्की कर ली। और आज के टाइम पे आपने सुना होगा भारत जो है आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत के जो काम धंधे हैं वो आत्मनिर्भर हो रहा है, जो कभी पहले भारत में कभी बनता भी नहीं था, आज के टाइम पे भी भारत उस चीज को बनाने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बाहर से मंगा ली हमने और उसमें कुछ ताम झाम करके उससे ही बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। अब तो उल्टा भारत जो है दूसरे देशों को प्रोवाइड कराता बहुत सारी चीजें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैश्वीकरण के कारण भाई क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था जो है, हमारे काम धंधे जो हैं वो आत्मनिर्भर भी बने हैं और आत्मनिर्भर नहीं भी बने। कुछ देशों में देखोगे तो भाई वो अभी भी जो है दूसरों देशों के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल भाई श्रीलंका आप देखोगे, अभी कुछ टाइम पहले दिवालिया हो चुका था, आप पाकिस्तान को आप देख सकते हो। बढ़ते हैं भाई अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा श्रम का विश्वव्यापीकरण। श्रम मतलब होता है भाई यहाँ पे श्रमिक, यानी कि जो काम धंधा करते हैं लोग उन्हें बोला जाता है भाई श्रमिक। अब जरूरी नहीं है मजदूरों को ही श्रमिक बोलते हैं, अगर आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हो तो आप भी एक श्रमिक हो, एक टाइप के। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी भाई एक टाइप का श्रमिक ही हूँ, काम धंधा कर रहा हूँ मैं भी। तो श्रम का मतलब वैसे होता है काम, श्रमिक यहाँ पे यही बोला गया है। यानी कि जो काम धंधा है, जो काम धंधा करने वाले लोग हैं उनका भी भाई विश्वव्यापीकरण हो गया। विश्वव्यापीकरण यानी कि ये सारी चीजें अब विश्व के लेवल पे होने लग गई, सिर्फ एक ही देश में सीमित होकर नहीं रह गई, बल्कि अब बाहर की कंट्री में भी जाके आप लोग काम कर सकते हो। या अगर अपना काम आप लोगों को अपनी कंट्री में नहीं करना तो आप दूसरी कंट्री में जाके पैसे लगा के वहां पे काम धंधा खोल सकते हो अपना। तो ये मतलब है आप लोगों का श्रम का विश्वव्यापीकरण। तो एक तरीके से भाई बेनिफिट ही है। मान लो किसी को भाई यहाँ पे काम धंधा नहीं मिल पा रहा तो बाहर जाके काम कर सकता है, किसी को मुनाफा अच्छा नहीं मिल रहा तो बाहर जाके काम कर सकता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं भाई 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट है भाई हमारा आर्थिक समृद्धि का बढ़ना। और क्या हुआ भाई वैश्वीकरण से, लोगों की जो आर्थिक समृद्धि है, समृद्धि मतलब आप तरक्की बोल सकते हो, यानी कि लोगों की जो तरक्की है भाई वो भी बड़ी है। वो कैसे? क्योंकि भाई व्यापार बढ़ा है, काम धंधा बढ़ा है। अब काम धंधा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो भाई लोगों की तरक्की भी बहुत ज्यादा होगी।
लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी भाई आप लोगों को बताते हैं, नुकसान भी है एक तरीके से। हुआ क्या है भाई, वैश्वीकरण की वजह से कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में। आप देखोगे कि पहले भाई जो काम धंधा था, कोई भी काम धंधा था, उनमें कंपटीशन नहीं था जितना आज के टाइम पे, उतना तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं था कंपटीशन। और अब इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे भारत के युवा ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर भी बेकार हो जा रहे हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन ही मार्केट में इतना हो गया। और ये सब किसकी देन है, ये भी वैश्वीकरण की देन है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी भाई मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं भाई 7 पॉइंट है भाई हमारा व्यापार में पारस्परिक जुड़ाव। अब मतलब क्या है भाई इसका, व्यापार में पारस्परिक जुड़ाव, यानी कि भाई आपने देखा होगा वैश्वीकरण के आने के बाद से क्या हुआ है। पहले हम व्यापार वगैरह करते थे तो व्यापार में क्या होता था, सिर्फ एक बंदे ने व्यापार करा तो व्यापार एक ही बंदे तो हुआ करता था। तो पहले क्या होता था, लोग दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन जब से भाई वैश्वीकरण आया है तो अब क्या है, फंडिंग वगैरह, मान लो आप लोगों को काम धंधा करना है और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास बुद्धि है, आपका प्लान तगड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे लोगों को बुला सकते हो, पैसे वाले लोगों को, उनको अपना प्लान बता के उनसे फंडिंग ले सकते हो, पैसे ले सकते हो, इन्वेस्ट करवा सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो दूसरों के साथ, ना सिर्फ अपने देश में, आप बाहर के देशों की कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप में वर्क जो है कर सकते हो। तो ये व्यापार में जो पारस्परिक जुड़ाव हुआ है बहुत ज़्यादा। और देश भी आपने देखा होगा, अक्सर देश भी क्या करते हैं भाई, 2 देश या 3 देश आपस में मिलके क्या करते हैं, कुछ चीज करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सी संधियां करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं भाई, ताकि उन सभी देशों की तरक्की हो सके। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या किसी भी चीज करते हैं, उसमें अपना एक साथ जुड़ाव करते हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप करते हैं। बढ़ते हैं भाई 8 पॉइंट की ओर। 8 पॉइंट है भाई हमारा आर्थिक भिन्नता में बढ़ोतरी। ये चीज भाई मैंने आप लोगों को ऊपर भी एक्सप्लेन करी थी कि वैश्वीकरण भाई जब से आया है तो अमीर लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है, लेकिन गरीबों को नुकसान भी हुआ है। वो कैसे, क्योंकि भाई आज के टाइम पे आप नोटिस करोगे, अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब गरीब और ज़्यादा गरीब इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में भाई कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहले छोटे मोटे काम धंधे जो हुआ करते थे, अब वो ख़त्म होने लग गए क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी आ गई और हाई टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए। तो भाई अमीर लोग जो है इन काम धंधों को पकड़ लेते हैं और इन काम धंधे जो पहले थे काम धंधे, उनकी रेट पिट गई है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपने अपने आसपास के एरिया में भी देखा होगा, कुछ काम धंधे भाई ऐसे थे जो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे, जो आपके घर में भी आपने देखा होगा होते थे, लेकिन आज के टाइम पे उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी कदर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे बेहतर काम धंधे आ गए, हाई टेक्नोलॉजी वाले आ गए। और हाई टेक्नोलॉजी वाले कौन कर रहे हैं, अमीर लोग पकड़ ले रहे हैं भाई, जिनके पास पैसा वही तो करेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है भाई, वैश्वीकरण के आने से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। आर्थिक भिन्नता जो है वो बढ़ रही है। बढ़ते हैं भाई 9वें पॉइंट की ओर। 9वां पॉइंट है भाई हमारा गरीब देशों के लिए अहितकर, यानी कि फायदेमंद ना होना। भाई अहितकर मतलब है फायदेमंद ना होना। हित मतलब होता है भाई फायदे की चीज होना कुछ, और आ लगा दे तो यानी कि फायदे की चीज ना होना। और वो कैसे फायदे की चीज नहीं है भाई वैश्वीकरण गरीब देशों के लिए, मैंने अभी आप लोगों को भाई श्रीलंका का और पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है। ये क्या है भाई, गरीब देश है। अब गरीब देश क्या करते हैं भाई, अपनी तरक्की करने के लिए भाई दूसरे देशों से क्या करते हैं, उधार वगैरह लेने लगते हैं, उनके साथ व्यापार करने लगते हैं। और अमीर देश क्या करते हैं भाई, अमीर देश वो क्या करते हैं, अपने मनचाहा रेट पे जो है इन्हें सामान देते हैं, ज़्यादा महंगे रेट पे सामान देते हैं। और इस चीज़ से क्या होता है, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं। आपने देखा अभी श्रीलंका की हालत, अभी आपने पाकिस्तान की हालत देखी, धीरे धीरे जो है आगे करके और भी देश निकल के आएंगे। एक टाइम पे भाई आप देखोगे तो भारत भी जो है अमेरिका का गुलाम सा हो गया था, लेकिन आज के टाइम पे भाई भारत क्या कर रहा है भाई, अपनी चीज़ों को बनाने पे ज़्यादा जोर दे रहा है, बाहर से कम एक्सपोर्ट करने लगा है और खुद ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है और बाहर से इम्पोर्ट कम करने लगा है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने 10वें पॉइंट की ओर। 10वां पॉइंट है भाई हमारा विश्व के पूर्ण उपनिवेशीकरण का भय। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को उपनिवेशीकरण का मतलब समझाता हूँ। उपनिवेशीकरण आप में से बहुत सौ ने भाई बहुत पहले पढ़ा ही है, सब ने ही पढ़ा होगा, बट आप में से बहुत सौ को पता होगा, याद होगा, और बहुत सौ को नहीं पता होगा। उपनिवेशीकरण का साफ सीधा सा मतलब है भाई, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो इस चीज को हम कहते हैं उपनिवेशीकरण। तो भाई वैश्वीकरण के आने से भाई क्या हुआ है, विश्व जो है, हमारी जो पूरे वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है, इसका क्या है, दोबारा से भाई उपनिवेशीकरण होने का डर है, भय। अब वो कैसे, अभी मैंने आप लोगों को भाई पाकिस्तान और श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया है कि ये लोग क्या करते हैं भाई, ये बाहर के जो अमीर अमीर कंट्री हैं इनसे भाई चीज़ें ले लेते हैं, उधारी ले लेते हैं,
और ये मनचाहा रेट पे देते हैं, मनचाहा रेट पे ब्याज व्याज कर वर लगा के और फिर धीरे धीरे जो है गुलाम बना लेते हैं। आपने देखा होगा अब भाई श्रीलंका को चीन की ना जाने कितनी बातें माननी पड़ी, साथ ही साथ अब पाकिस्तान को ही भाई माननी पड़ेगी। क्योंकि भाई पैसा ले रखा, अब पैसा लिया है तो भाई बातें तो माननी पड़ेंगी, तो एक तरीके से गुलामी तो होगा जब बातें माननी पड़ रही है तो भाई पूरी। तो ये भाई नेगेटिव पॉइंट है वैश्वीकरण का। चलो भाई पढ़ते हैं अपने वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम, यानी कि तकनीकी प्रभाव क्या पड़े, यानी कि टेक्नोलॉजी में भाई प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है इस चीज़ को ही, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में भाई क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा वैश्वीकरण से क्या हुआ है भाई, व्यापार के दायरे का निर्धारण होना। अब भाई वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है, जो व्यापार वगैरह आज के टाइम पे आप देखते हो व्यापार होता है, तो इसकी क्या हुआ है, इसे हम माप सकते हैं कि कितना व्यापार हो रहा है कितना नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम नहीं माप सकते थे, यानी कि उसका पैमाना नहीं कर सकते थे, अंदाज़ा वगैरह भी नहीं लगा सकते थे। और क्या हुआ है भाई, दायरा यानी कि लिमिट वगैरह जो है वो तय कर सकते हैं हम व्यापार वगैरह की। ये सब चीज़ें भाई किससे हुआ है भाई, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। देखो भाई आप लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि भाई ये रहा इंडिया में भाई आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों को पता लग जाए कि भाई गेहूं की इतनी जरूरत है, मान लो 100 किलो गेहूं की जरूरत है, जस्ट मान लो इंडिया में। और जो कंपनी गेहूं से जो भी आटा बनाती है तो उसे पता लग गया सिर्फ हमें कितना बनाना है, सिर्फ 100 किलो आटा बना के इंडिया को देना है, फिर बाकी जो है उनका बेकार नहीं होगा और भी बहुत सारे जो है बेनिफिट होंगे। फिर वो दूसरे उसको प्रोवाइड करा सकती है जो बच्चा कुछ होगा उनके पास माल। तो आप यहाँ पे समझ रहे होगे कि टेक्नोलॉजी से भाई क्या क्या बेनिफिट हुआ है। टेक्नोलॉजी से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लगने लगी है हर चीज़ों की। तो इस वजह से व्यापार में भी जो है वो दायरे जो है हम तय कर सकते हैं, साथ ही साथ माप वगैरह जो है कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं भाई, आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। भाई आप लोगों को ये बात मैंने ऊपर भी समझा दी थी कि कैसे भाई जो देशों ने तरक्की करी है, आर्थिक विकास जब से वैश्वीकरण आया तो देशों का आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो गया। मैंने आप लोगों को इंडिया का भी एग्जाम्पल देके बताया था कि 1991 में जब से इंडिया आया है भाई, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा 1991 में क्या हुआ था भाई, जो भारत है वो बिकने वाला था, ख़त्म होने वाला था। भारत के पास भाई खाने पीने का सामान तक नहीं बचा था, इतनी बड़ी किल्लत हो गई थी भाई भारत के साथ। लेकिन भारत ने भाई 1991 में फिर वैश्वीकरण को अपना लिया। वैश्वीकरण को जब से अपनाया भाई भारत जो है उसके दिन के बाद से भाई तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। लेकिन इससे भाई यहाँ पे एक नुकसान भी हुआ है, जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा को हम कंपटीशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो जो कंपटीशन है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस चीज़ से नुकसान किसको हो रहा है, गरीबों को हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिलियों को हो रहा है। बढ़ते हैं भाई अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है भाई हमारा लोगों को सक्षम रूप से जुड़ना। तो भाई वैश्वीकरण से जब से टेक्नोलॉजी आई है सभी देशों में, तब से क्या हुआ है, लोग जो है आपस में कनेक्ट होने लग गए, जुड़ने लग गए हैं। ना सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है लोग अब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। वो कैसे भाई, आप देखते हो ये जो आप फोन पे बात कर लेते हो इतने दूर दूर बैठे बैठे लोगों से भी, ये किसकी देन है भाई, ये वैश्वीकरण की देन है। वैश्वीकरण की वजह से टेक्नोलॉजी आई है। आप दुनिया भर की खबरें जो है घर बैठे टीवी पे देख लेते हो, ये सब किसकी देन है, ये वैश्वीकरण की देन है, टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया। तो इस वजह से जो है सभी लोग जो है आपस में जुड़ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के आने से, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, वैश्वीकरण से। बढ़ते हैं भाई फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। अब भाई जब से टेक्नोलॉजी आई है वैश्वीकरण की वजह से, तब से भाई क्या होने लगा है, आपने देखा होगा जो ऑप्शंस है ना हमारी लाइफ स्टाइल में, जो ऑप्शन आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल भाई भारत में सिंपल पहले कपड़े कौन से पहने जाते थे, जो धोती कुर्ता ही पहना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जीन्स भी है, टी शर्ट भी है, लोअर भी है, तरह तरीके के आप देखोगे चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसी खाने पीने में देखोगे तो खाने पीने में भी बहुत सारे ऑप्शन बढ़ गए हैं। इसी तरीके से भाई आप परिवहन की दृष्टि से देखोगे तो परिवहन की दृष्टि से भी भाई बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ बैलगाड़ी चलाते थे लोग या साइकिल वगैरह का ही यूज़ करते थे, और बाकी कोई चीज़ तो हुआ भी नहीं करती थी, घोड़े वगैरह का अत्यधिक यूज़ हुआ करता था। लेकिन जब से भाई वैश्वीकरण आया, टेक्नोलॉजी आई है, उसके बाद से भाई आप देखोगे परिवहन जो है एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में आजकल मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी हर किसी के पास है। साइकिल तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। साथ ही साथ भाई कुछ ज़्यादा दूर जाना तो लोग भाई एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह का, जहाज़ों वगैरह का भी यूज़ करने लगे। तो ये सब चीज़ किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाई है, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई
वैश्वीकरण के कारण टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने कैसे जो है विकल्पों को बढ़ा दिया, ऑप्शंस को बढ़ा दिया। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित करना। तो भाई वैश्वीकरण के कारण टेक्नोलॉजी आई, अब टेक्नोलॉजी की वजह से भाई संबंध अच्छे भी हुए हैं भाई, चाहे वो सामाजिक संबंध हो या सांस्कृतिक, और बुरे भी हुए हैं। वो कैसे, पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। अच्छे देखो भाई कैसे हुए हैं कि आप अपने आप दूर के रिश्तेदारों से भी जो है ईजिली फ़ोन पे बात कर सकते हो, उनसे मिलने भी जा सकते हो, बहुत ही कम टाइम लगेगा आप लोगों को। एरोप्लेन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, और भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो। और अगर मिलने नहीं जाना तो वीडियो कॉल का यूज़ कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो उनसे। तो इससे क्या है, हमारे संबंध सुधरे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट फॉर एग्जाम्पल भाई अब जो है संबंध आप देखोगे, पहले क्या हुआ करता था भाई, या आज के टाइम पे भी भाई आप गांव वगैरह में जाओगे तो आप गांव में घुसोगे, आप किसी से पूछ लो भाई रमेश का लौंडा कौन है, वो तुरंत छूटते ही बता देंगे, पूरे गांव में बता देंगे। ये पूछ लोगे आप रमेश का घर कौन सा है, पूरा गांव बता देगा, छोड़ने आ जाएगा। तो ये सामाजिक संबंध पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल ये धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, ये फिजिकल वाले जो सामाजिक संबंध है। आई होप आप लोगों को जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा इस पॉइंट का। बात करते हैं भाई 6 पॉइंट के। 6 पॉइंट है भाई हमारा भौगोलिक दूरियों का सिमटना। अब ये भौगोलिक दूरी क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। भौगोलिक दूरी का मतलब भाई ये है आप लोगों का कि पहले क्या होता था, आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, संसाधन नहीं थे, और बहुत सी जगह तो जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र पार करके किसी देश में जाना था तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या ऐसी कुछ चीज़ है? नहीं। आज के टाइम पे तो भाई टेक्नोलॉजी ने इतनी जितनी भी भौगोलिक दूरी हैं उनको सिमटा दिया है। अब आप किसी भी देश में एरोप्लेन के थ्रू कुछ ही घंटों में इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो, या ट्रेन के माध्यम से आप इधर उधर जा सकते हो, या नॉर्मल आपको ट्रैवल करना है अपने ही देश में तो आप बाइक गाड़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा भौगोलिक दूरियां जो टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे सिमट गई हैं। बढ़ते हैं भाई अपने 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट है भाई हमारा समय और धन दोनों की बचत। तो भाई वैश्वीकरण के आने से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है भाई, हमारे जितने भी काम धंधे हैं अब वो फटाफट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भाई जो लंगर वगैरह चलते थे तो उसमें क्या करते थे, इंसान खुद से ही सारी चीज़ें बनाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप लंगरों वगैरह में जाओगे, बड़े बड़ी जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे भाई मशीनें से काम होता है, मशीनें से ही खाना बनता है, और जो लोग होते हैं वो तो बहुत ही कम हाथ लगाते हैं। बाकी जो मोस्टली सारा काम होता है, आपने देखा होगा रोटी बनाने की आजकल मशीन वगैरह हो गई है, तो काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, जिससे क्या है समय बहुत ज़्यादा बचने लगा है, और धन वगैरह दोनों की भाई बचत होने लगी है। अब धन की कैसे बचत होने लगी है भाई, जहाँ काम भाई पहले 100 लोग करते थे मिलकर, अब वो बंदा एक ही बंदा करके जो है मशीन को ऑपरेट कर दे रहा है, मशीन चला दे रहा है। तो भाई ये 99 बंदों की जो सैलरी है ये बच गई ना, तो पैसा बचा ना, धन की यहाँ पे बचत हुई ना। एग्जाम्पल और भी कोई हो सकते हैं, बट आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से भाई समय और धन की जो है आप लोगों की बचत होने लग गई है। बात करते हैं भाई आप लोगों के 8th पॉइंट की, वो है आप लोगों का कार्य प्रणाली में सुधार। तो भाई जब से टेक्नोलॉजी आई है वैश्वीकरण की वजह से, तो आप कोई भी काम धंधे देख लो भाई, उसका कार्य करने का तरीका जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो ये सब किसकी देन है भाई, वैश्वीकरण की देन है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और भी भाई बहुत सारे काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार के जो काम होते हैं, सरकार के क्या काम होते हैं भाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, या बाहर से कोई आक्रमण वगैरह हो रहा है उससे सुरक्षा वगैरह करना, या और भी जैसे फॉर एग्जाम्पल चुनाव वगैरह से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, या देश में जो भी काम धंधे हो रहे हैं सरकार से रिलेटेड, अब उनको क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से हैंडल जो है कर पाती है। और सिर्फ भाई सरकारी नहीं, बल्कि आप देखोगे सभी सेक्टर में जो है काम बहुत अच्छे से होने लग गए हैं। आप देखोगे भाई जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के सेक्टर में भी जो है बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई देने लग गई है। पहले भाई क्या हुआ करता था, बहुत सी ऐसी बीमारियां थी भाई जिनका इलाज तक नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे तो क्या, कोरोना जैसी जो महामारी आई थी उसको भी हरा दिया भाई हम सारे देशों ने मिलकर। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई 9वें पॉइंट की ओर। 9वां पॉइंट है भाई हमारा साइबर क्राइम्स। तो भाई टेक्नोलॉजी से बहुत सी अच्छी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन साइबर क्राइम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। साइबर क्राइम्स भाई आपने देखा होगा ऑनलाइन भाई क्या होता है, लोगों को भाई प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ भाई लोगों के सिस्टम वगैरह को हैक कर लिया जाता है, साथ ही साथ भाई राष्ट्र की सुरक्षा को भी हैक कर लिया जाता है। राष्ट्र के जो सिस्टम वगैरह होते हैं, देश के सिस्टम वगैरह होते हैं, उसको भाई विपक्षी जो देश होता है हमारा वो भी हैक वगैरह कर लेता है। तो ये भी सब भाई बुरे परिणाम है वैश्वीकरण के।
कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा ना वो भाई साइबर युद्ध कहलाएगा। यानी कि अभी तो 2 युद्ध हुए हैं, वो तो क्या हुआ हथियारवादी यार से हुआ, लेकिन जो अगला तीसरा युद्ध होगा वो साइबर युद्ध होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब भाई किसकी देना है? टेक्नोलॉजी की देना। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था भाई टेक्नोलॉजी का। बढ़ते हैं भाई अपने 10वें पॉइंट की ओर। 10वां पॉइंट है भाई राष्ट्र की सुरक्षा का प्रभावित होना। मैंने अभी आप लोगों को बताया है भाई कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिससे क्या हुआ भाई कोई भी हमारा जो दुश्मन देश है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो प्लान्स हैं, वो सब अपने देश में बैठे बैठे जो है हैक करके पता लगा सकता। तो इससे क्या है भाई राज्य की जो सुरक्षा है वो प्रभावित होगी। भाई राज्य के हमारे देश के बारे में चीज़ें दूसरे देशों को पता लगने लग जाएंगी तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई नुकसान ही है ये चीज़ हमारे लिए। साथ ही साथ भाई आप लोग देखोगे टेक्नोलॉजी चलो बहुत सी अच्छी फील्डों में काम आई है, लेकिन आतंकवाद वगैरह जो आतंकवादी लोग हैं वो भी तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करने लग गए हैं, वो भी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गए हैं। वो भाई ऐसे फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सैटेलाइट फ़ोनों का, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करने लग गए हैं, जिनको हम ट्रैक तक नहीं कर सकते, पता तक नहीं लगा सकते हैं, और उनकी बातचीत क्या हो रही है कुछ भी एक एक डिटेल उनके बारे में पता नहीं लग सकती। तो ये चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है हमारे लिए। तो ये नुकसान है, नेगेटिव पॉइंट है। आगे पढ़ लेते हैं भाई हमारा 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है भाई हमारा शिक्षा का व्यावसायिक होना। अब भाई जब से टेक्नोलॉजी आई है आपने देखा होगा जो शिक्षा है, शिक्षा पहले किस पर्पज से ली जाती थी या किस पर्पज से दी जाती थी कि लोगों का भाई ज्ञान बढ़े, इस पर्पज से ही दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां आ गई हैं, बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े ऐसे डिपार्टमेंट चल रहे हैं जिन्होंने भाई शिक्षा को, जिन्होंने स्टडी को एक व्यापार बना लिया, काम धंधा बना लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने बायजूस का नाम सुना होगा भाई, वो एक तरीके से बिजनेस मॉडल बन के रह गया, यानी कि उसका व्यवसायिक हो गया। वो शिक्षा जो है एक तरीके से व्यापार बन गई है, व्यवसायिक बन गई है। और क्या चीज़ हुआ है भाई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से शिक्षा पे और नेगेटिव प्रभाव क्या पड़े? आपने देखा होगा पहले क्या लोग करते थे भाई, बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश करते थे। आज के टाइम पे भी बहुत से टीचर आप लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं जब से शिक्षा आई है ना शॉर्टकट तरीका ज़्यादा अपनाने लगे, शॉर्टकट तरीका ज़्यादा अपनाने लगे। वो क्या करते हैं डायरेक्ट ऊंची इमारत पर पहुंचना चाहते हैं, और फिर क्या करते हैं वो गिर जाते हैं और फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना आना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी से ये भी भाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाकी भाई आप इस पॉइंट्स को और पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं हम अपने 12th पॉइंट की ओर। 12th पॉइंट है भाई हमारा पर्यावरण को हानि। अब भाई टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, इतने फायदे हुए हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन नुकसान भी तो हैं भाई। नुकसान आपको पता है भाई, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। वो कैसे भाई? आपने सुना होगा कि जो ओजोन परत है उसमें छेद होता जा रहा है। अब ओजोन परत क्या है भाई? हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ भाई एक वायु की लेयर है, यानी कि जो गैस होती है ना, हवा में जो गैस होती है उनकी लेयर है। तो उसी लेयर में से एक है भाई ओजोन परत की लेयर। ओजोन ये भी एक गैस है, तो इसकी एक लेयर है, और ये गैस भाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? जो सूरज की किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें कह सकते हो, ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आ गई तो हमारे को इससे भाई त्वचा के कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये ओजोन परत भाई हमारे लिए क्या करती है? छन्नी का काम करती है। सूरज की ये पराबैंगनी किरणें या आप अल्ट्रावायलेट जो ये किरण होती हैं, इनको क्या करती है? छान के भेजती है पृथ्वी पे, जिससे हमें नुकसान कम होता है। अब हो क्या रहा है भाई? टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें छेद होता जा रहा है, इस परत में धीरे धीरे छेद होता जा रहा है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी कि गर्मी आप देखते हो वो भी बढ़ती जा रही होगी, टेम्परेचर वगैरह जो है वो जगहों का बिगड़ता जा रहा है। ग्लेशियर जो है यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ वगैरह हैं जो है वो भी पिघलते जा रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। अगर हम भाई प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमसे छेड़छाड़ करेगी। आपने भाई ये भी देखा होगा कि भाई शहरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं भाई, बहुत सारे जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों वगैरह को काट दे रहे हैं कि यहाँ पे शहर बसाएंगे, यहाँ पे भाई फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे। तो ये चीज़ें क्या ठीक है? तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। आई होप आप लोगों को भाई ये टेक्नोलॉजी वाले जो प्रभाव हैं वैश्वीकरण के पूरे समझ में कंप्लीट अच्छे से आ चुके होंगे। इसमें 12 पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे। आप पेपर में इन्हें यूज़ ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं भाई अपने लास्ट परिणाम की ओर। लास्ट आप लोगों का परिणाम है वो है आप लोगों का सांस्कृतिक परिणाम, यानी कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम बोल सकते हो आप या परिणाम बोल सकते हो। तो पहला पॉइंट है भाई हमारा पश्चिमी संस्कृति का फैलाव। तो वैश्वीकरण से भाई क्या पड़ रहा है? संस्कृतियों पर प्रभाव,
मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो पहला पॉइंट हमारा यही बोला गया है कि भाई जो पश्चिमी संस्कृति है ना, पश्चिमी संस्कृति फॉर एग्जांपल ये मान लो वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। जो इधर के देश हैं आप लोगों को पता है मोस्टली जो है विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, यानी कि कम तरक्की वाले देश है। इधर के आप देखोगे जहाँ पे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन वगैरह आते हैं, ये मोस्टली जो है तरक्की वाले देश हैं, तो इन्हें कहा जाता है भाई पश्चिमी देश, क्योंकि पश्चिम दिशा में, और इन्हें कहा जाता है पूर्वी देश। तो ये जो पश्चिम देशों की भाई वो है ना संस्कृति, ये धीरे धीरे जो है इन देशों में फैलती जा रही है, और जो इन देशों की संस्कृति है ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये एक भाई हमारा हानिकारक नुकसान है, एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है हमारे, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और ये सब किसकी देन है? वैश्वीकरण की देन है। पढ़ते हैं भाई अगला, जीवन शैली में बदलाव। तो भाई आजकल के टाइम पे आप देखोगे वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, लोगों का जो जीवन शैली होता है, यानी कि जीवन जीने का तरीका ही जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले क्या भाई नॉर्मल सा हम खाना करते थे, रोटी सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें खाते थे, लेकिन आज के टाइम पे भाई बर्गर आ गए, टिक्की आ गए, मोमोज आ गए, पिज़्ज़ा आ गए, ना जाने क्या क्या और भी बहुत सारे आइटम आ गए। और ये जानते हुए भी कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी जो है हम इन्हें डेली कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ भाई हमारा पहनावा वगैरह भी देखोगे उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ गए। पहले सिर्फ धोती कुर्ता वगैरह पहना करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बिल्कुल ही अलग है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले आप देखोगे लोग जो हैं, पहले जो पुराने लोग आपके घर में जो बड़े होंगे, जैसे आपके दादा दादी, माता पिता हो गए, ये लोग क्या होते हैं जल्दी वगैरह उठ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पहले का लाइफस्टाइल ही भाई ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम की जनरेशन भाई 10-10 बजे, 12-12 बजे सो के उठ रही है। बहुत से लोग तो भाई मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं, पूरे दिन सोते हैं, रात को जाग के पूरी रात फ़ोन वगैरह में लगते हैं। तो ये चीज़ें गलत है भाई। बढ़ते हैं भाई अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है भाई हमारा संस्कृतियों का आपस में घुलना। वैश्वीकरण से क्या हुआ है भाई, जो संस्कृतियां होती हैं सभी देशों की आपस में ऑलमोस्ट घुल मिल गई है। आपने नोटिस किया होगा भाई, जो त्योहार हमारे हैं भी नहीं, हम उन त्योहारों को भी मनाने लगे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिसमस क्या हमारा है? नहीं, मनाते हैं फिर भी धूमधाम से इंडिया में। न्यू ईयर क्या हमारा है? नहीं, मनाते हैं हम धूमधाम से। इसी टाइप से आप देखोगे बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो भारत के हैं, लेकिन भारत के बाहर भी मनाए जाते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये संस्कृतियां क्या हो रही हैं, आपस में घुल मिल रही हैं। बढ़ते हैं भाई फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा लोगों का मानसिक रूप से पश्चिमी देशों का गुलाम होना। अभी मैंने बताया भाई पश्चिमी देश कौन से होते हैं, इस तरफ के, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इस टाइप के तरक्की वाले जो देश हैं, अमीर देश जो हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक तरीके से जो है दिमाग से भाई, मानसिक रूप से, यानी कि अपनी सोच से भाई इन देशों के गुलाम होते जा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई तुम आज के टाइम पे देखोगे तो हम जो है अपनी संस्कृति को अच्छा नहीं बताते, यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो पहनावा, आज के टाइम पे कोई धोती कुर्ता पहन ले तो हम क्या बोलेंगे उसे? बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या पहन के आ गया। और कोई भाई अच्छा से सूट पैंट वगैरह पहन के आ गया तो हम क्या बोलेंगे? जेंटलमैन लग रहा है भाई ये तो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखोगे भाई लोगों की बोलचाल में तक, बोलचाल में बहुत से लोग, आप अगर हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज है भाई इंडिया में जो बोली जाती है कॉमनली, तो हिंदी बोलोगे तो बहुत से इंटरव्यू, बहुत सी जगहों में भी आप देखोगे तो आपको जज कर लिया जाता है कि भाई आप बेकार बंदे हो। लेकिन वहीं आपने भाई सिर्फ इंग्लिश ही क्यों ना आती हो आप लोगों को अच्छी, हिंदी का आता पता ही ना हो आपको, इंग्लिश जाके बोल दी तो आप लोगों को ऐसा मान लिया जाएगा जैसे पता नहीं क्या हुआ आप लोग। तो ये चीज़ें गलत है। एक तरीके से हम गुलाम होते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, दूसरों की संस्कृति अपनाए जा रहे हैं, तो गुलाम होते जा रहे हैं हम लोग मानसिक रूप। बढ़ते हैं भाई अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा संस्कृतियों का फैलाव। अब भाई ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ये कैसे? आपने देखा होगा जब से वैश्वीकरण आया है भाई, उसके बाद से क्या हुआ भाई, संस्कृति बहुत ज़्यादा फैल गई है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का ले लो। अमेरिका भाई आज के टाइम पे पूरे विश्व में उसकी संस्कृति फैली हुई है। बर्गर आप कहाँ नहीं खाते? हर देश में मिल जाएगा। पिज़्ज़ा किस देश में नहीं मिलेगा? हर देश में मिल जाएगा। जीन्स किस देश में नहीं पहनते? हर देश में। ये सब किसकी देन है? अमेरिका की देन है। इसी टाइप से भाई धीरे धीरे ना सिर्फ अमेरिका की, और भी देशों की जो है संस्कृतियाँ फैल रही हैं। आप भारत की भी देखोगे, पहले भाई भारत की संस्कृति के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के टाइम पर बाहर के देशों में जो हमारे लोग गए हुए हैं, उनकी संस्कृति को देख कर भाई बाहर के देशों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से भाई जो है धीरे धीरे जो है संस्कृतियों का फैलाव हो रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। बढ़ते हैं भाई 6 पॉइंट की ओर। 6 पॉइंट है भाई हमारा अमेरिकी संस्कृति का बोलबाला। तो भाई अगर आप आज के टाइम पे पूरे विश्व में देखोगे, मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरे विश्व में देखोगे तो क्या हो रहा है भाई, अमेरिका का ही बोलबाला है। चाहे आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की संस्कृति देख लो तो सब में क्या हो, आप लोगों को अमेरिका की छाप दिखेगी।
मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, आप बर्गर देखोगे सब संस्कृति में मिल जाएगा आप लोगों को, पिज्ज़ा देखोगे सबके खान पीन में मिल जाएगा आप लोगों को, पहनावे में देखोगे आप जीन्स देख लो वो भी आप लोगों को सबकी संस्कृति में मिल जाएगा। तो एक तरीके से अमेरिका का जो है वो बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका है, पूरे विश्व की संस्कृति में बहुत तरीके से फैल गया है। इसके अलावा भाई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जांपल भाई पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, रिवॉक हो गई, एडिडास हो गई, इस जैसे भाई बहुत सी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सभी देशों में ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अमेरिका का जो है पूरे विश्व में बोलबाला है सांस्कृतिक रूप से। बढ़ते हैं भाई अपने 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट है भाई हमारा सांस्कृतिक मर्यादा को भूलना। भाई जब से वैश्वीकरण आया है हम जो है अपनी सांस्कृतिक मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले भाई आप लोग कोई भी छोटा बड़ा काम करते थे तो पहले भाई भगवान को पूजते थे, फिर भाई आप अपने माता पिता को पूजते थे, फिर उसकी पूजा पाठ करते थे अच्छे से, फिर वो काम धंधा जो है स्टार्ट करते थे और फिर उसका प्रसाद वगैरह जो है हर जगह बांटते थे। तो ये चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी हो रही हैं क्या? बहुत ही रेयर लोग करते हैं और बहुत से लोग तो इस चीज़ को बेकार बताते हैं, बेतुके की बातें बताते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बोल रहे हैं, अपनी मर्यादा को बोल रहे हैं। और सिर्फ आज के टाइम पे आप देखोगे हमारे माता पिता जो हैं बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हो तो हम उन्हें क्या बोलने लगते हैं, उनकी सोच जो है वो छोटी है, बेकार है। तो ये चीज़ें भी जो है गलत है। भाई उनके टाइम पे वैसा ही था ज़माना तो वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग चले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, आज के टाइम पे आप देखोगे जो महिलाएं हैं, हिंदू समाज में क्या होता है, महिलाओं को भाई देवी माना जाता है, देव तुल्य माना जाता है। लेकिन वैश्वीकरण जब से आया भाई क्या होने लगा है, आप टीवी वगैरह पे देखोगे, इंटरनेट वगैरह पे देखा होगे, महिलाओं का भाई कितने गलत तरीक़ों से दिखाने लग गए हैं, कितने गलत तरीके से उपयोग होने लग गया है। तो ये क्या है भाई, एक तरीके से हम मर्यादा का जो है वो अपमान कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का अपमान करने लग गए हैं। बढ़ते हैं भाई अपना 8 पॉइंट की ओर। 8 पॉइंट है भाई हमारी रूढ़िवादिता का नष्ट होना। अब भाई वैश्वीकरण के कारण एक अच्छी बात ये हुई है कि रूढ़िवादिता जो है वो खत्म हो गई है। अब ये रूढ़िवादिता क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रूढ़िवादिता मतलब जो भाई वो बातें जिनमें कोई तुक नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल भाई एक सती प्रथा हुआ करती थी भारत में। क्या था सिस्टम कि भाई अगर बाल लोग किसी पत्नी का पति मर जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी, तो क्या होता था भाई उसे भी उसकी बॉडी के साथ जला दिया जाता था। ये प्रथा भाई पहले हिंदू समाज में चला करती थी, ब्राह्मणीय समाज में चला करती थी, इसे कहते हैं हम सती प्रथा। लेकिन भाई बाहर से लोग आए, बाहर के लोगों ने देखा ये सब चीज़ें तो लॉजिकल है, इनमें क्या लॉजिक है भाई। फिर धीरे धीरे भाई उन लोगों को समझाया गया कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर धीरे धीरे जो है ये प्रथा खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, वैश्वीकरण के आने से ये चीज़ें बेनिफिट हुई हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत से बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत से बच्चे भी क्या बड़े तक ऐसे करते हैं। क्या करते हैं भाई, आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में भाई अरे आप बिल्ली रास्ता काट गई, अब फिर आप क्या करोगे, खड़े रह जाओगे। तो इसमें क्या लॉजिक है भाई, कुत्ता भी रास्ता काटता है, चूहा भी काट सकता है, कोई भी जानवर काट सकता है, तो इसमें लॉजिक क्या है, कुछ लॉजिक नहीं है। तो ये सारी रूढ़िवादी बातें होती हैं। क्लियर भाई। तो ये सारी अब वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। तो आई होप अब भाई आप लोगों को जो है वैश्वीकरण के चारों टाइप के परिणाम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पेपर में आप लोगों को एज इट इज भी लिखोगे, सब कुछ अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही लिखोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। बस इन पॉइंट को थोड़ा थोड़ा और एक्सटेंड कर देना, कुछ एग्जांपल्स दे देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब लास्ट छोटा सा जो आप लोगों का टॉपिक आप लोगों की बुक में दिया गया आपके सिलेबस में, वो और पढ़ा देता हूँ। वो है आप लोगों का वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। वैसे इससे भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कभी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलने लगे भैया आपने ये टॉपिक तो कराया ही नहीं है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है भाई, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, यानी कि वैश्वीकरण के खिलाफ भाई कुछ आंदोलन हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कितनी सारी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं तो बुराई भी है, तो बुराई को लेकर भाई आंदोलन हुए वैश्वीकरण के। तो अब ये जो आंदोलन हुए ना, इन्हें भाई एक अन्य आयाम के रूप में देखा जाता है भाई। यानी कि वैश्वीकरण के अभी 4 प्रभाव पड़े, तो 5वां आप इसे मान सकते हो, वैश्वीकरण के आंदोलनों को। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। पढ़ते हैं भाई दूसरा पॉइंट। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को 20वीं शताब्दी के अंत के सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि भाई ये जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन है ना, ये मेनली कब हुए, 20वीं शताब्दी के अंत में ही स्टार्ट हुए। यानी कि आज के टाइम पे ही आप देखेंगे तो स्टार्ट हुए। यानी कि 19वीं सदी, जब से हमारा 1990 के आसपास का टाइम पीरियड था ना, तब से ही भाई जो है हमारा वैश्वीकरण के विरोधी आंदोलन जो है
वो स्टार्ट हो गए और आज भी जो है अक्सर होते रहते हैं। अब ये जो आंदोलन है ना भाई, ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था कौन सी? जो अमेरिका साइड चलती है। अब इस व्यवस्था में भाई मेनली क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये लोग ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता पूंजीवादी व्यवस्था, वरना तो बहुत बड़ा ये अपने आप में एक टॉपिक है। मैं जस्ट आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि भाई सारी चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं जो पूरी मार्केट है वो सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में होनी चाहिए, उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। और ये वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं वैश्वीकरण होना चाहिए। तो ये जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन है ना, ये क्या करते हैं, इनकी बुराई करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था की। बढ़ते हैं भाई अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भाई हमारा, ये आंदोलन लोकतंत्र, पर्यावरणीय अस्थिरता, सतत विकास, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने जैसे मूल्यों का समर्थन करते हैं। अब ये जो भाई आंदोलन हुए वैश्वीकरण के खिलाफ, ये वैश्वीकरण के खिलाफ तो हुए, लेकिन ये किन बातों का सपोर्ट करते हैं भाई ये आंदोलन? ये कहते हैं कि भाई सभी देशों में लोकतंत्र होना चाहिए, जो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ भाई पर्यावरणीय स्थिरता होनी चाहिए, यानी कि ये कहते हैं पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाओ, पर्यावरण को हानि मत पहुंचाओ। ये कहते हैं कि भाई सतत विकास होना चाहिए, यानी कि ऐसा विकास करो जो आने वाली पीढ़ियों को भी जो है फायदा मिल सके। ऐसा नहीं कि भाई तुम ही विकास करो और तुम ही सब कुछ खत्म करके चले जाओ। साथ ही साथ और किन बातों को सपोर्ट करते हैं? ये कहते हैं मानवाधिकारों को भाई अच्छे से मानो, यानी कि मानव का सम्मान करो, उसके अधिकारों का जो है सम्मान करो। साथ ही साथ ये कहते हैं सामाजिक न्याय को भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, समाज में जो गलत बातें हैं उनको खत्म करने की बात ये लोग कहते हैं। तो इन सारी बातों को समर्थन करते हैं ये वैश्वीकरण के आंदोलन जो है। बढ़ते हैं भाई अपना लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं भाई यहाँ पे, जो वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन हुए थे ना, तो उसके कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है भाई आप लोगों का 1999 में हुआ था भाई सिएटल की लड़ाई। ये भाई आप लोगों का एक आंदोलन का नाम है, मैं ज्यादा इसे डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। जब प्रदर्शनकारी ने विश्व व्यापार संगठन जैसे विश्व वित्तीय संस्थानों की आलोचना करते हुए सड़कों पर उतरे, यानी कि ये जो आप लोगों का आंदोलन है 1999 में हुआ था वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, जो आंदोलन करने वाले लोग थे इन्होंने भाई क्या करा, जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि वो संस्था जो पूरे विश्व में व्यापार पे कंट्रोल रखती है, इसका विरोध करा। साथ ही साथ वो वाली संस्था जो वित्तीय संस्था है, यानी कि जो पैसों का कंट्रोलेशन देखती है पूरे विश्व में, उसकी भी बुराइयां करी, उसकी भी आलोचना करते हुए सड़कों पर बहुत सारा आंदोलन करा इन लोगों ने। तो बस यही था मोटे मोटे तौर पे ये वाला आंदोलन वैश्वीकरण को। और भी बहुत सारे आंदोलन है, तो वो आप गूगल वगैरह कर सकते हो, आप लोगों को ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो भाई आप लोगों का ये जो कंप्लीट पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नोट्स आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई मेरी टीचिंग आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, एक लाइक बटन ज़रूर दबाना अगर आप लोगों को भाई मेरी टीचिंग पसंद आई होगी। और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताना, ताकि मैं अपनी टीचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।